हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम स्टार्ट किए थे और मैंने आपको एक रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ाया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब वो नियम आपको याद होगा। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में क्रिया कारकों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है। और ये नियम दिया था फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोसियर ने, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा नियम। हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 2 पढ़ेंगे आज। पहला पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आज पढ़ेंगे हम स्थिर अनुपात का नियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम, या इसको किस नाम से भी जानते हैं, स्थिर संघटन का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या पढ़ेंगे स्थिर संघटन का नियम। ये नियम ध्यान से सुनो बेटाओ। ये नियम फ्रांस के वैज्ञानिक, पहली बात, यह नियम फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक, या वैज्ञानिक लिख देता हूं, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है, सन 1799 में दिया। हाँ, तो ध्यान रखें भैया। इससे पहले हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और वो नियम आपको ध्यान होगा किसने दिया था, लेवोसियर ने 1789 में। और ये नियम दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में। दोनों ही फ्रांस के वैज्ञानिक थे। स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम। अब ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, ढंग से समझना भैया इन नियमों को, इस नियम के अनुसार, क्लियर? ये नियम क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक में, पहले एक बार देखो बोर्ड पर, फिर समझना इसको ढंग से। किसी शुद्ध यौगिक में, इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध यौगिक है, यौगिक आप जानते ही हो, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। स्थिर, तो कोई शुद्ध यौगिक है, उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से
प्राप्त किया गया हो। यहां नियम ये खत्म। तो ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम। कोई शुद्ध यौगिक है, सही है, प्योर यौगिक है, उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। स्थिर मतलब फिक्स रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। सही है। मेरा इसको ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जल है, उसमें पता है H2O अणुओं से बना होता है, सही है। जल H2O अणुओं से बना होता है। ये एक बर्तन में जल है, ढंग से समझना। और जल एक यौगिक है, आपने पढ़ा है। जल एक यौगिक है, ऐसे अणुओं से बना है जिसमें परमाणु भिन्न भिन्न हैं। और कोई पदार्थ ऐसे अणुओं से बना होता है जिनमें परमाणु भिन्न भिन्न है, यौगिक कहलाता है। बड़े ध्यान से सुनना। ये जल है, शुद्ध जल है, प्योर जल है। तो मैंने एक शुद्ध यौगिक ले लिया। अभी किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, ये दो तत्वों से बना है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के ही तो ये बनाया होगा। तो किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, अच्छा, एक H2O अणु को देखो। जल में कई सारे H2O अणु होते हैं, बड़े ध्यान समझना। अच्छा, तो एक H2O अणु की बात करें अपन। एक H2 अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे और एक ऑक्सीजन परमाणु होगा। बोलो सही है क्या? बोलो सही है? हाँ, समझो ढंग से। ये जल है, इसमें बहुत सारे H2O अणु हैं। एक H2 अणु मैंने ले लिया। एक H2O अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। बोलो क्लियर? दो हाइड्रोजन H2O और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार, मतलब हाइड्रोजन परमाणु का भार। देखो H2 अणु में कुल 3 परमाणु हैं। दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु का भार जो होता है दोस्तों, याद रखना, 1 होता है। तो दो हाइड्रोजन परमाणुओं का भार कितना हो जाएगा? 2। ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अपन परमाणु भार के बारे में। पर अभी अपना ये याद रखें कि हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16। तो एक H2O अणु में कुल 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन परमाणु का भार 1, तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का भार 2 हो गया। और ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का परमाणु का भार होगा 16। परमाणु भार मतलब परमाणु का भार। अब एक H2 अणु में 2 हाइड्रोजन है जिनका भार 2 है, एक ऑक्सीजन है जिनका भार 16 है। तो इनका अनुपात कितना आएगा? अब मैं अनुपात निकालू, 2:16, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात आएगा 1:8। 2:16 का मतलब है 1:8 आएगा। अच्छा, अब पूरे जल में देखो, ये पूरा जल है आपके पास, इसमें बहुत सारे H2 अणु हैं और प्रत्येक H2 अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। द्रव्यमान मतलब भार का अनुपात। ऐसे इस H2O अणु में भी 1:8 होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। इसमें भी 1:8 होगा, सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रत्येक H2O अणु में, जल H2 अणुओं से निर्मित है, प्रत्येक H2O अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात उधर समझाया है 1:8 आता है। तो अब मेरी बात समझो, तो हम कह सकते हैं कि जो जल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। कोई शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। अभी सुनो,
तो जल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1:8 है। यहां तक क्लियर है भाई। जल में H2 अणु होते हैं और प्रत्येक H2 अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो 2:16 मतलब 1:8। तो एक H2 अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। तो पूरे जल में भी, इस शुद्ध यौगिक में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। अब कह रहा है इस यौगिक को किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मतलब ये कहना चाह रहा है चाहे आप जल को, जल एक शुद्ध यौगिक है, बात को समझो, जल एक शुद्ध यौगिक है, इसको चाहे आप किसी भी विधि से प्राप्त करें, चाहे जल को आप या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। जल एक शुद्ध यौगिक है, इसको किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे जल को मैं नदी से लाता हूं, एक जल में तालाब से लाया, एक जल में किसी झील से लाया, तो जल है ये इनके स्रोत हो गए। जल का स्रोत नदी तालाब आदि। जल है उसको आप चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, नदी से लाओ जल को, चाहे तालाब से लाओ, चाहे झील से लाओ, उसमें जो तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही आएगा। तो वो यही कहना चाहता है किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मतलब जल को मैं नदी से लाऊं, ये जल के स्रोत है, जल को नदी से लाऊं, तालाब से लाऊं, झील से लाऊं, समुद्र से लाऊं, जल में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही आएगा। वो ये कहना चाहता है, समझ गए। अपने पास जल है, इसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं, उनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। अब इस जल को आप किसी भी स्रोत से लाओ, कहीं से भी लाओ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर, स्थिर मतलब वही रहेगा, 1:8 रहेगा। अब क्लियर है? नहीं तो मैं लिख देता हूं, मैं इसी को इस तरह से लिख देता हूं एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आपके और क्लियर हो जाए। देखो इधर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, जल, ये तो शुद्ध यौगिक हो गया, में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, सॉल्ट में लिख दिया, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात कितना आता है, 1:8 होता है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों के, जल में 2 ही तत्व होते हैं, ये 2 तत्वों से बनता है, ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। चाहे जल को, चाहे जल को नदी, समुद्र या तालाब, मतलब ये इसके स्रोत हो गए, से प्राप्त किया जाए। नहीं आई समझ में? जल बना तो H2 अणुओं से ही रहेगा, चाहे कहीं से भी लिया उसको, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर ही रहेगा, चाहे जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लें। मैं यही कहा है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो इसमें एक एग्जाम्पल और देता हूं, और समझ में आ जाए क्या पता। दूसरा एग्जाम्पल, सही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए, में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें। अब आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक यौगिक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 अणुओं से बनी होगी। ढंग से देखो इधर है, ऐसे अणुओं से बनी है जिसमें परमाणु भिन्न भिन्न है, पढ़ा है ना आपने, ये एक यौगिक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इसके CO2 अणु होते हैं, और प्रत्येक अणु में एक कार्बन होता है जिसका भार 12 होता है।
तो ध्यान रख लें, इसमें एक बात और बढ़ा देता हूँ, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। तो एक CO2 अणु में कार्बन का परमाणु भार, एक कार्बन परमाणु है उसका वजन हो जाएगा 12, और 2 ऑक्सीजन है इनका वजन, 2 ऑक्सीजन परमाणु है इनका परमाणु भार हो जाएगा 32। एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। तो इसमें 12:32 है। 2 से काट सकते हैं, 4 से काटता हूँ, 4 तिया 12 और 4 8 32। इस CO2 अणु में भी कार्बन एक ही है तो इसका परमाणु भार 12 होगा, और 2 ऑक्सीजन का भार, परमाणु भार कितना हो जाएगा, एक का 16, 2 का 32। तो यहाँ भी 3:8। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3/8 आता है। सही है क्या? तो अपन लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन व ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, अभी समझाया था बेटा, वो कितना होता है, 3:8 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। चाहे उसे किसी भी विधि से बनाएं, उसे निम्न किसी भी विधि से बनाएं से प्राप्त करें। मतलब CO2 गैस है, उसे आप चाहे किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 3:8 ही रहेगा। जैसे मैंने एक विधि लिखी नंबर 1, मैंने मान लो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पड़ा होगा चूने का पत्थर, इसको गर्म किया तो इससे CO प्लस CO2 गैस मिली, इससे CO2 गैस मिली। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करी हमने। या दूसरी लिखता हूं, कोयला, कोयले को सिंबल C देते हैं, कोयले को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया, जलाने के लिए ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो भी CO2 गैस बनेगी। कोयले को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया तब भी CO2 गैस बनेगी। अब CO2 गैस को आप किसी भी विधि से प्राप्त करो, या तो CaCO3 को गर्म करके CO2 गैस प्राप्त करो, या कोयले को जला करके CO2 गैस प्राप्त करो। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 ही रहेगा। वो ये कहना चाह रहा है उस यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त करें। जैसे यौगिक है CO2 गैस, इसको मैंने 2 अलग अलग विधियों से प्राप्त किया है, पर CO2 को आप किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 ही रहेगा। तो ये समझने की कोशिश करें आप। अब एक काम करें, पहले इसे नोट करें, फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। नाटार होगा बॉक्स आ गया साइड में जी।
लिख लिया ना भैया ये? बेटा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार कि कोई शुद्ध यौगिक है, चाहे आप उसे किसी भी विधि से बनाओ, उसमें जो तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात एक जैसा रहेगा। चाहे वो कोई सी विधि से बना लो वह में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात एक जैसा ही रहेगा। बोलो क्लियर है? सही है। चलो मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, आपने ये लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन में सरल तो कराऊंगा ही नहीं, कठिन ही कराऊंगा भैया, और करके देखें, कोशिश करें। ये याद रखना, हाइड्रोजन का परमाणु भार, मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 और कार्बन के एक परमाणु का भार 12। लिख लिया करो इन्हें भी कॉपी में ऊपर। हाँ भाई, इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे हम परमाणु भार के बारे में। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो क्वेश्चन 5.55, रुको रुको, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन किस पर है? क्वेश्चन ये स्थिर अनुपात के नियम पर। 488 ग्राम, नोट करें आप भी, सीसा 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर, ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड PbO2 प्राप्त होता है। ठीक है, लेड परऑक्साइड को लेड नाइट्रेट को गरम करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें 13.38% ऑक्सीजन है, 13.38% ऑक्सीजन है। उपरोक्त सूचनाएं क्या स्थिर संगठन के नियम को सिद्ध करती हैं? तो ये एक बड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन है। अब भैया इसको मैं समझाता हूं, ढंग से देखना। तो दिख गया होगा क्वेश्चन तो स्थिर संगठन के नियम का है। अब क्वेश्चन क्या है ये ढंग से पढ़ते हैं। 6.488 ग्राम सीसा
और 1.02 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने पर PbO2 बनता है। दोबारा पढ़ता हूं, माइक गिर गया है। हाँ भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6.488 ग्राम सीसा और 1.02 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब सीसा और ऑक्सीजन क्रिया करके लेड परऑक्साइड बनाते हैं। सही है? अच्छा, सीसा Pb और ऑक्सीजन, ये दो तत्व आपस में क्रिया करके लेड परऑक्साइड बनाते हैं PbO2। सही है? अच्छा, PbO2 में 6.488 ग्राम सीसा और 1.02 ग्राम ऑक्सीजन है। इसमें आपको पता ही है, जो ये लेड O2 बना है, इसमें लेड कितने ग्राम लिया गया है? 6.488 ग्राम। और इसमें जो ऑक्सीजन तत्व है वो कितना है? 1.002 ग्राम। सही है क्या भाई? ऐसे ही तो बनाया है, क्वेश्चन की भाषा से चल रहे हैं। अच्छा, फिर लेड परऑक्साइड को लेड नाइट्रेट को गर्म करके बनाया। रिएक्शन पर मत जाओ, लेड नाइट्रेट था कोई, उस लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी PbO2 बनाया। क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख रहा हूं अपन। तो लेड नाइट्रेट था कोई, उसको भी गर्म करके, चलो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं पता तो इसको ऐसे लिख दो भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, सही करो। पर लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी लेड ऑक्साइड PbO2 बनाया गया, जिसमें 13.38% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है इसमें? 13.38% इसमें ऑक्सीजन है, बाकी लेड होगा जितना भी बच रहा है। क्या ये सूचनाएं स्थिर संगठन के नियम को सिद्ध करती है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर PbO2 को दो अलग अलग विधियों से बनाया है। एक तो लेड और ऑक्सीजन की, एक तो सीसा और ऑक्सीजन की क्रिया से PbO2 को बनाया है, और एक लेड नाइट्रेट को गर्म करके PbO2 को बनाया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब सीसा और ऑक्सीजन को गर्म कर को क्रिया, सीसा और ऑक्सीजन की क्रिया से लेड O2 लेड परऑक्साइड को बनाया है, तो उसमें 6.488 ग्राम तो Pb है और 1.02 ग्राम ऑक्सीजन है। और जो लेड नाइट्रेट को गर्म करके PbO2 बनाया है, उसमें 13.38% ऑक्सीजन है। अगर इसमें ऑक्सीजन 13.38% है और इसमें भी ऑक्सीजन 13.38% हुई, तो इसका मतलब ये क्या निकलेगा भाई? इसमें 13.38% उसने ऑक्सीजन दिया है, तो बाकी कौन है इसमें? तो इसमें बाकी कौन है? Pb है। तो Pb कितने परसेंट होगा? 100 में से घटा के देख लो। 13.38% जो ये PbO2 है, जो लेड नाइट्रेट को गर्म करके बनाया है, इसमें 13.38% ऑक्सीजन है, तो बाकी इसमें Pb होगा। निकाल लो कितना होगा। 8 और 2 10, घटा करके निकाल लो ना। अरे कुल 100% ही तो होता है। 100 का 13.38% तो ऑक्सीजन है, बाकी कितनी है इसमें? लेड है। 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 3 और 1 4 और 6 10। सही है क्या? तो 86.62% इसमें Pb होगा। अगर एक बात बताओ मुझे, अगर इसमें भी हमको ऐसा कि ऐसा ही मिल गया, तो इसका मतलब यहां पर स्थिर अनुपात के नियम का पालन होगा। बोलो सही है क्या? स्थिर अनुपात का नियम यही तो कहता है, किसी यौगिक को, ये यौगिक है PbO2, किसी भी विधि से बनाए, दो अलग अलग विधियों से बनाया गया है, तो उनमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। तो यहां पर तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात ये आ रहा है, तो यहां पर भी यही अनुपात हुआ। दोनों जगह तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात एक जैसा हुआ, तो तुम खुद कह दोगे कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो रहा है या नहीं। सही है क्या भाई? यही तो बात देख रहे हैं, यहां तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात है, वही अनुपात अगर आपको यहां मिल जाता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। दोबारा सुन लो, कोई शुद्ध यौगिक है, दो अलग अलग विधियों से बनाया है, देख लो PbO2 शुद्ध यौगिक हो गया, दो अलग अलग विधियों से बनाया है, एक तो सीसा और ऑक्सीजन गैस की क्रिया से, एक लेड नाइट्रेट को गर्म करके। अब आगे क्या कह रहा हूं, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी शुद्ध यौगिक को चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए, उनमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। स्थिर है या नहीं है ये चेक करना है हमें। तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर हुआ तो यहां पर दोस्तों स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो जाएगा। यहां निकालता हूं, चलो इधर देखो, इसको मान लेते हैं पहली विधि और ये हो गई सेकंड विधि। दो विधियों से बनाया है PbO2। इसमें तत्वों के परसेंट निकालता हूं मैं। देखो इसमें परसेंट उसने दे रखी है 13.38% तो PbO2 में, इसमें जो लेड नाइट्रेट से PbO2 बनाया है उसमें 13.38% ऑक्सीजन है और सीसा कितना है उसमें 86.62%। इसमें भी निकालते हैं। फर्स्ट विधि से निर्मित PbO2 में, सही है। अच्छा, कुल PbO2 कितना है, फर्स्ट विधि की बात कर रहा हूं तो 6.488 प्लस 1.002 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.490 ग्राम। तो फर्स्ट विधि से जो PbO2 बनाया है वो कुल कितना है, 6.490 ग्राम है। अब उसमें मैं इसकी परसेंट निकाल देता हूं ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंट आपको दे रखी है। इसमें ऑक्सीजन की परसेंट कैसे निकालते हैं थोड़ा तो जानते होंगे। परसेंट निकालना है तो ऑक्सीजन का भार 1.002 ग्राम बटे कुल भार 6.490 गुना 100, ऐसे निकालते हैं ना परसेंट, है। परसेंट नहीं निकालना जानते क्या, कैसे निकालोगे परसेंट, निकालोगे ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का भार बटे कुल भार इनटू 100, परसेंट आ जाएगी, जितने भी आएगी निकाल लो, वो आएगी। आप करोगे तो इसको 13.38%। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की परसेंट 13.38 है तो CS इसमें फिर PB की परसेंट कितनी आएगी, इसमें भी PB की परसेंट बाकी बचेगी जो 86.72 आएगी, भले ही आप निकाल 86.62% ही आएगी। PB की परसेंट भी निकाल सकते हो आप 6.488 बटे 6.490 गुना 100 करके। तो आप देखो प्रथम विधि से निर्मित PbO2 में भी ऑक्सीजन और इसकी परसेंट PB की इतनी ही है जितनी इसमें है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों में द्रव्यमान का अनुपात एक जैसा है। अरे इसमें भी ऑक्सीजन जो है 13.38% है और इसमें भी PB 86.62% है और इसमें भी ऐसा ही है। इसका मतलब यही तो निकला, दोनों जगह अनुपात एक जैसा है। बोलो क्लियर है क्या। अतः यहां स्थिर अनुपात के नियम का पालन हुआ है। दोबारा समझ लो भैया, बड़ा कठिन क्वेश्चन था। आपको पास दो PbO2 दिए गए थे, एक PB और ऑक्सीजन की क्रिया से बनाया था और एक लेड नाइट्रेट को गर्म करके बनाया था। जो PB और ऑक्सीजन की क्रिया से बनाया गया उसमें PB कितना है 6.488 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, ऑक्सीजन 1.002 ग्राम है। और जो लेड नाइट्रेट बनाया है इसमें उसने प्रतिशत दे रखी है, इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत इतनी है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से PB की परसेंट इतनी होगी क्योंकि कुल परसेंट 100 ही होती है। अब पहली विधि में जो PbO2 दिया है उसमें देखते हैं, पहली विधि से फर्स्ट विधि से निर्मित PbO2 में कुल PbO2 हो जाएगा 6.490 ग्राम, दोनों को जोड़ दें। अब इसमें ऑक्सीजन की परसेंट निकालनी है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इनटू 100 करके ऑक्सीजन की परसेंट आ जाएगी। अब आपने देखा इसमें ऑक्सीजन की परसेंट 13.38 ही आ रही है और ऑक्सीजन की इसमें भी परसेंट 13.38 दे रखी है। इसका मतलब क्या निकल रहा है
कि दोनों PbO2 में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर है। बुद्धि लगाओ। यहां इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्थिर अनुपात के नियम का क्या हो रहा है, पालन। नोट करें फटाफट। नोट करें इसे पूरे को, फिर आगे बढ़ूंगा भैया मैं। हाँ लिख लिया ये। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। तो ये हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम। फिर समझ लो यहाँ पर दो PbO2 को दो अलग अलग विधियों से बनाया है। दोनों विधियों में आप देख सकते हो Pb और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात एक जैसा आ रहा है। पहली विधि से जो PbO2 बनाया है उसमें ऑक्सीजन 13.38% है और 86.62% उसमें Pb आ रहा है, और दूसरी में भी यही है। इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात स्थिर है। बढ़े आगे, चलो भैया। तो ये हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अगला नियम पढ़ना है, ढंग से देख लो। अगला नियम, तो हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम कुल दो नियम पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवोसियर ने दिया था, और फिर दूसरा पढ़ा हमने स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। अब तीसरा नियम पढ़ रहे हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। सन याद मत किया करो, मैंने पहले भी कहा है।
अच्छा, यह नियम ढंग से देखते चलो भैया। यह नियम सन 1803 में डाल्टन ने दिया भैया। डाल्टन ने, डाल्टन तो फेमस वैज्ञानिक है। तो ये नियम 1803 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। अब ये है क्या, गुणित अनुपात का नियम। पहले गुणित अनुपात का मतलब समझो, नियम को बाद में समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 16:32। अब मैं आपसे कहूं ये गुणित अनुपात है या नहीं है? है, ये गुणित अनुपात है। देखो 16 दूनी 32, गुणा में तो चल रहा है ये। 16 गुना 2 बराबर 32। तो 16 दूनी 32, इसका मतलब गुणित अनुपात है ये। अब मैं कहता ये गुणित अनुपात है क्या, तो आप कहोगे ये भी अनुपात गुणित है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तू 48, गुणित अनुपात है। मैंने कहा 4:8:12 गुणित अनुपात है क्या? आप कहोगे हाँ, ये भी तो गुणा में चल रहा है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ऐसा अनुपात जो गुणा में चले गुणित अनुपात होता है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ऐसा अनुपात जो गुणा में चले गुणित अनुपात होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये मतलब मैंने कहूं छोटी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग सब में चला जाए तो गुणित अनुपात है। 16 का भाग 32 में भी चला जाता है, 16 का भाग 48 में चल जाता है, ये गुणित अनुपात है। मैंने कहा 3:8 गुणित अनुपात है क्या? नहीं, छोटी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये गुणित अनुपात नहीं है। पर अगर ये होता 3:9, अब गुणित अनुपात है क्या? हाँ, अब गुणित अनुपात है। 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 तिया 9, ये गुणित अनुपात है। मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उसका अन्य संख्याओं में भाग जाना चाहिए जब तो गुणित अनुपात है, पूर्ण भाग जाना चाहिए। सही है। तो ये नियम आप समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। सन 1803 में डाल्टन ने दिया। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व मिलकर, दो तत्व आपस में मिले, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, सही है। यहां तक क्लियर कर लो। यदि दो तत्व आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक क्या बना रहे हैं? यौगिक, कोमा उन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान समान कर दे, एक तत्व का द्रव्यमान समान कर दे, ढंग से पढ़ लेना भैया, तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात गुणित अनुपात होता है। मतलब ये नियम, अब इसको समझो भाई, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, दो तत्व कार्बन व ऑक्सीजन मान लेते हैं। दो तत्व कार्बन व ऑक्सीजन ले लिए, मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर CO व CO2 यौगिक बनाते हैं। दो यौगिक बना रहे हैं मान लो, एक तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक क्लियर है पहली लाइन इसकी। दो तत्व मिलकर, दो तत्व ले लिए मैंने कार्बन और ऑक्सीजन, मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो यहां पर दो यौगिक बना रहे हैं C और O मिलकर के CO और CO2। सही है। उन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान समान करना है।
एक तत्व कोई सा भी, चलो कार्बन ले लेते हैं, इनमें यदि कार्बन का द्रव्यमान समान करें, इनमें कार्बन का द्रव्यमान समान करें, करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि समान है, कार्बन का द्रव्यमान समान है, तो दूसरे तत्व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना आ रहा है, वो आएगा 16:32 प्राप्त होता है, जो गुणित अनुपात है। नहीं आएगी ऐसे समझ में, मैं समझाऊंगा आपको ढंग से, देखो जो गुणित अनुपात है, देखो इधर अब सामने देखो, क्लियर हो जाएगा। दो तत्व है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया करके दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, एक तो CO बनाया और एक CO2 बनाया। यहां तक क्लियर है। दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के दो भिन्न भिन्न यौगिक बना रहे हैं, CO और CO2। अच्छा, आपको पता ही है कार्बन का भार, और इधर को लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन का भार। इसमें कार्बन का भार 12 मान लेते हैं, माना है मैंने, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और इसमें ऑक्सीजन का भार मान लेते हैं 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, बताया है। तो CO2 में कार्बन का परमाणु भार 12 होगा क्योंकि एक ही कार्बन है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार, इसमें दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 32। तो दो तत्व आपस में क्रिया करके दो भिन्न भिन्न यौगिक बना रहे हैं, इनमें एक तत्व का द्रव्यमान, इनमें कार्बन का द्रव्यमान बराबर कर दे। बराबर करने की क्या जरूरत है, कार्बन का द्रव्यमान तो बराबर ही है 12-12, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात गुणित अनुपात में होगा। ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करना है, बराबर करने की जरूरत है नहीं क्योंकि बराबर है 12-12 है। तो दो तत्व आपस में क्रिया करके दो भिन्न यौगिक बनाते हैं, इन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर दे। बराबर क्या करो, कार्बन का द्रव्यमान दोनों में 12-12 है और ऑक्सीजन का 16 और 32 है। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर दे तो दूसरे तत्व ऑक्सीजन हो गया के द्रव्यमान का अनुपात 16:32 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, गुणित अनुपात है या नहीं, 16 दूनी 32, 32 में 16 का पूरा भाग जा रहा है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं, अगर कहीं भी ऐसी स्थिति आए कि दो तत्व आपस में क्रिया करके दो भिन्न यौगिक बनाए, उनमें एक तत्व का द्रव्यमान आप बराबर कर दोगे तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात गुणित अनुपात में आएगा, जो आप देख सकते हो। ऑक्सीजन का अनुपात यहां पर आपको 16:32, जिसको आप लिख सकते हो चाहे तो 1:2। बोलो सही है क्या? अरे जोर लगा लो भैया, इसको नोट करें। चलो एक एग्जांपल और दूंगा आपको जिससे ये समझ में आ जाए शायद। पहले इसको नोट करो, फिर एक एग्जांपल और देता हूं, शायद आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्लियर। पहले इसको नोट करें। फटाफट, फिर इसको दोबारा से समझाऊंगा। जल्दी नोट करें भैया।
क्लियर है क्या? चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पोज करके लिख लो, वीडियो को पोज करके, है ना। एक एग्जाम्पल और देता हूं, देखो इधर सामने दो तत्व है, मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल सेकंड, समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल तो कितने ले लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दो तत्व है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो भिन्न भिन्न यौगिक बना रहे हैं। आपस में क्रिया करके ये N2O बना रहे हैं, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। तो दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, कई सारे यौगिक बना दिए। इन यौगिकों में पहले दोनों तत्वों का द्रव्यमान देखो, नाइट्रोजन का द्रव्यमान और इधर को किसका द्रव्यमान लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, याद रखना, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन का भार निकालो, एक नाइट्रोजन का 14 तो दो का कितना हो जाएगा, 28। एक नाइट्रोजन है तो इसका परमाणु भार 14, दो नाइट्रोजन है तो 28, दो नाइट्रोजन है तो 28, दो नाइट्रोजन है तो 28। एक तत्व का द्रव्यमान देख लिया। अब दूसरे तत्व ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखो, एक ऑक्सीजन है तो 16, दो ऑक्सीजन है तो 16, एक ऑक्सीजन, इसमें तीन ऑक्सीजन है तो 16 3 48, इसमें चार ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, और इसमें हो जाएगा 80। अब आपको करना क्या है, एक तत्व का द्रव्यमान बराबर, दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, इनमें एक तत्व का द्रव्यमान समान करना है। किसका भी कर लो, नाइट्रोजन का कर लेते हैं, जी पड़ेगा। एक तत्व का द्रव्यमान समान करना है। देखो यहां पर 14 से फिर 28 करना है, तो पूरे में सिंपल सी बात है, कितने का गुणा करना होगा आपको, 2 का। जब इधर 14 दूनी 28 होगा, जैसे ही 28 होगा ये इधर 16 से कितना हो जाएगा, 32। ये 14 था, जैसे 2 का गुना होगा ये 28 होगा, तो ये 16 का गुना होकर के 2 का ये 32 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस एनओ में 2 का गुना कर दिया ताकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर हो जाए। दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, 5 यौगिक बना रहे हैं, एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर लिया। इसमें 14 आ रहा था तो पूरे में 2 का गुना कर दिया, इससे 28 और ऑक्सीजन का हो गया 32। सही है क्या? अब एक तत्व का द्रव्यमान बराबर है, देख लो आप, तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निकालो। ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालें अपन, दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करके 28 28 कर दिया, दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं, क्या आता है, 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। बोलो गुणित अनुपात है या नहीं है? ये गुणित अनुपात है या नहीं है? है। देख लो भाई, 16 का भाग सब में जा रहा है ना, सबसे छोटे अंक का भाग, संख्या का भाग सब में जा रहा है, तो देखो इसमें फिर समझ लो, दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक, 5 भिन्न यौगिक बनाए। एक तत्व का द्रव्यमान देखो, इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 है, इसमें 14 है, इसमें 28, इसमें 28। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करना है तो पूरे में 2 का गुना कर दिया ताकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 तो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करने पर देखो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात गुणित अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब तो क्लियर होगा, नोट कर ले फटाफट। अब भी क्लियर नहीं है? बुद्धि लगाओ भैया, रटने से पार नहीं पड़ेगी, नोट करें इसे फटाफट।
लिख लिया फटाफट। तो क्लियर समझ लो भैया, फिर समझा देता हूं। दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक बनाते हैं। उन यौगिकों में यदि एक तत्व का द्रव्यमान समान कर दें तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात गुणित अनुपात में आएगा। क्लियर? आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कमेंट नहीं किया है, नोट कर लिया ये। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, एक 11th क्लास में एक कमी है भैया, ना तो उस पर कमेंट करते हो। टीचर को उत्साहित किया करो। अब हम आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, अब हम कल आपसे मिलेंगे, है ना।